अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। ईद की छुट्टियों के बाद पहले ही रोज सुप्रीम कोर्ट में सियासी मंजरनामे पर गहरा असर रखने वाले इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसके बाद अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने तहरीक इंसाफ के 9 उम्मीदवारों को केस में फरीक बनाने की इस्तदा मंजूर करते हुए नोटिस जारी कर दिए और लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के इख्तियार से लेकर हाल ही में ऑर्डिनेंस के जारी करने तक अहम सवालात आज की समाअत में उठाए गए, जिस पर हम आज गुफ्तगू भी करेंगे। और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो मनाने का मिशन है बजट पास करवाने के हवाले से, वो मौजूदा हुकूमत के लिए बड़ा दर्द सर बना हुआ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात हुई। मुलाकात में अगरचे पीपल्स पार्टी की रजामंदी वोटिंग के हवाले से हासिल तो कर ली गई, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी अपनी मुतालबात की जो लिस्ट है, फेहरिस्त है, वो वजीर आजम को थमा दी है। सो ये मामला किस करवट बैठेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन साथ साथ वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब का जिक्र करते हैं, जो समझते हैं कि अगर मुल्क ने तरक्की करना है, मुल्क ने आगे बढ़ना है, तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी शोबे के हवाले करना होगा। I'm the chairman of the cabinet committee on SOEs. अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। और मैं इस वक्त हुकूमत का एक अहम नुमाइंदा आप समझ लीजिए कि अगर इस मुल्क को रिलीफ चाहिए तो ये जितने खसारे हैं, जितना ये हुकूमत का बोझ है, हमें इसको कम करना होगा और हम इसको कम करने जा रहे हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज में हाफिज एहसान खोकर साहब, सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अबूजर सलमान नियाजी साहब, मेंबर आप हैं कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अबूजर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। और सीनियर माहिर कानून, सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फैसल चौधरी साहब भी हमारे साथ हमें पैनल में ज्वाइन कर रहे हैं। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे। ऑल्दो वी ऑल नो कि काफी अहम रिमार्क्स भी चीफ जस्टिस साहब के इस आज की हेयरिंग में सामने आए, जहां पर बड़े सवालात भी उन्होंने रेस किए। ऑर्डिनेंस पर भी जिस तरह से एक हेस्ट में ऑर्डिनेंस और बड़ा टारगेटेड एक स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस लगता है वो लेकर आया गया, उस पर भी बड़े सवाल चीफ जस्टिस साहब ने रेस किए। और यहां तक कि उन्होंने ये तक कह दिया कि इस ऑर्डिनेंस के हवाले से कि ये इलेक्शन में मदाखलत है। ओवरऑल ये किसकी डोमेन या किसका इख्तियार है? चीफ जस्टिस साहब ने ये तो ऑल्दो के क्लियर किया आज, और उनके रिमार्क्स थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो ट्रिब्यूनल्स को तश्कील दे, उनके पास ये इख्तियार मौजूद है। किस तरह से आप रीड करते हैं चीफ जस्टिस साहब के इन रिमार्क्स को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के सर्टन सेक्शंस हैं और सर्टन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं जो सारे प्रोसेस को डील करती हैं। उसके अंदर आर्टिकल 219C का जिक्र है, जो अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स है, विच इज़ द ओनली प्रेरोगेटिव ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी जुडिशल अथॉरिटी इन पाकिस्तान। दूसरा आर्टिकल 222 है, जिसके अंदर उनकी जुरिस्डिक्शन को डिस्क्राइब किया गया है, और 225 है जिसके नीचे ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, और लॉ भी बना है कि अगर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट्स बनता है तो वो थ्रू पिटीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूटेड ट्रिब्यूनल्स हैं उनके अंदर आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, और जो पार्टीज उससे उस सारे प्रोसेस से जो इलेक्शन डे वाला है उससे एग्रीड होती हैं। अब उसके बाद ये है कि एक सेक्शन 140 है जो जिक्र इस चीज का करता है 2017 का, जिसमें कंसल्टेशन भी जिसके अंदर कंसल्टेशन का जिक्र है कि चीफ जस्टिस कंसर्न प्रोविंस के अंदर, और उसके 2 है। एक उसका ये है कि अगर आपने लोकल बॉडीज के लिए जाना है तो रिटायर्ड जजेस हैं, कोई चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने सर्विंग जजेस के ऊपर जाना है तो आपको चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन चाहिए। नहीं, लेकिन रिटायर्ड जजेस भी तो ऑर्डिनेंस के बाद ही नहीं, वो दूसरी सिचुएशन है, वो दूसरी स्टोरी डेवलप हुई है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर केस चल रहा है वो 140(3) का चल रहा है कि जिसके नीचे सिर्फ और सिर्फ सर्विंग जजेस की बात है। उसके अंदर रिटायर्ड जजेस का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर केस ही नहीं है। दूसरा उसके अंदर ये है, वो है आपका सेक्शन 148 कि जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है चीफ जस्टिस को कि जी 180 दिन का टाइम है, ये काम पूरा नहीं कर रहे तो इनका काम जो है, जो दूसरा जुडिशल वर्क है, इनसे अलहदा करें और इनको सिर्फ इस असाइनमेंट पर दें। और तीसरा है सेक्शन 151
जिसके अंदर जो है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस जो है वो एक पिटीशन को दूसरे ट्रिब्यूनल के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसके अंदर डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेट ये है कि 14 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक लेटर डालता है, सारे प्रोविंस को डालता है कि जी हमने इलेक्शन पिटीशंस के लिए ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करने हैं, आर्टिकल 225 के नीचे आप हमें जजेस दें जी। उसके बाद ये है कि 15 फरवरी को एक लेटर और जाता है जो पंजाब के चीफ जस्टिस को जाता है कि जी हमें आपसे 9 जजेस चाहिए। उसके बाद ये है कि 20 फरवरी को जो पंजाब के लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है वो 2 जजेस के नाम देते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है। इस दौरान जो दूसरे ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, जो लिस्टें आती हैं जो आपकी KPK से है या बलूचिस्तान से है या सिंध से है, वो एज इट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट कर लेता है। मार्च के अंदर जाके जुरिसडिक्शंस को असाइन किया जाता है कि जो 2 आपके ट्रिब्यूनल के जजेस से, एक को लाहौर के लिए और एक को मुल्तान डिवीजन के लिए किया जाता है। अब जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है वो है 4 अप्रैल 2024 को कि जब जो कंसर्न चीफ जस्टिस थे जो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गए हैं, उन्होंने 6 जजेस की एक लिस्ट भिजवाई कि जी आप इन 6 जजेस को नॉमिनेट करें। अब जब उन्होंने भिजवाई उसमें से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 जजेस जो थे उनको लेके एक को बहावलपुर के लिए और एक को रावलपिंडी डिवीजन के लिए किया और 4 के अंदर उन्होंने कहा जी कि आप और नाम हमें भिजवाए। उसके बाद हुआ ये है कि ये मामला जब 24/4 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो आया उसके ऊपर जाके तो फिर 1 मई के अंदर जुरिसडिक्शन का आया और मामला हाई कोर्ट के अंदर गया। बट हाफिज साहब, मैं अबूजर सलमान न्याजी साहब की तरफ ये लेके जाना चाहूंगी। अबूजर साहब, आज जिस तरह से जैसे नईम अख्तर अफगान साहब ने भी ये कहा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो ट्रिब्यूनल्स की कार्रवाई है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल होने को है, जिस पर चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे कि क्या यहाँ पर कोई अना का मसला है, मसला है किधर, अब्यूज ऑफ पावर्स किसके एंड पर हुई है आपके ख्याल में? और ये अगर इतना ही सिंपल है कि जहाँ पर सेक्शन 140 हाफिज साहब भी कोट कर रहे हैं इलेक्शन एक्ट का, जिसमें कंसल्टेशन रिक्वायर्ड थी, बगैर कंसल्टेशन के लाहौर हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल्स जो है वो कायम कर देता है, सो ये मामला आपको लगता है कि पेचीदा और कॉम्प्लिकेट अलीना एक ऐसे जज साहब जो वो उस 6 की लिस्ट में शामिल थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिसअप्रूव कर दिया था उनका नाम, उन्होंने उस सुना और फिर ये था कि क्या उस शख्स जिसने ऑलरेडी इलेक्शन पिटीशन फाइल की हुई है उसका ये लोकस स्टैंडाई था कि आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे आए। सलमान रजा साहब की आप जिक्र कर रहे हैं, मैं अबूजर साहब जी आप कमेंट करिएगा। अच्छा देखिए अलीना, सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं। देखें, एक रियासत के 3 सतून होते हैं, एक जुडिशल होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेचर होता है। अब आर्टिकल 175 है जो आपके आइन का, उसका जो सब क्लॉज 3 है वो क्लियरली ले डाउन करता है कि जुडिशल फंक्शंस और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो होंगे वो एक बॉडी के अंदर कॉन्सेंट्रेट नहीं होंगे, कि एक बॉडी के अंदर उनको आप जमा नहीं कर सकते, दोनों सेपरेट होंगे। तो जुडिशरी का काम होता है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के ऊपर उनको रिव्यू करना, चेक करना कि आइन के मुताबिक है कि नहीं है। अब जहां तक वर्ड कंसल्टेशन जो आपके सिलेक्शन एक्ट में यूज हुआ है, उसकी कंसल्टेशन की जो इंटरप्रिटेशन की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बड़े बेंचेस ने, स्पेशली 1996 में और 97 में अल जिहाद केस 2 दफा आया, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें कहती है द कंसल्टेशन जो होती है दैट मींस इफेक्टिव मीनिंगफुल कंसल्टेशन, और वो जो कंसल्टेशन होती है दैट इज रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस एंड दैट हैज अ बाइंडिंग इफेक्ट on the executive branch of the state. So whatever the chief justice recommends regarding fitness of a candidate, so that is binding on the executive branch, वो उससे deviate नहीं कर सकता। right. और जहां तक देखें, अगर मैं आपको एक चीज बता दूं, ये रियाजुल हक केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2013 में इफ्तिखार चौधरी साहब की जजमेंट है, क्लियरली कह चुका है अगर वर्ड कंसल्टेशन नहीं भी लिखा हुआ किसी भी कानून में और एक ऐसे शख्स को आपने अपॉइंट करना है जिसने जुडिशियल फंक्शंस एक्सरसाइज करने हैं, तो आप फिर भी चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन से ही उस शख्स को अपॉइंट करेंगे। ये उस वक्त सर्विस ट्रिब्यूनल्स का केस था, तो कानून में नहीं लिखा हुआ था कि चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने अगर कोई भी जज अपॉइंट करना है जिसने किसी के राइट्स और लायबिलिटीज डिटरमिन करने हैं, तो आपने कंसल्टेशन करनी है, बेशक कानून में लिखा हुआ है या कानून में नहीं लिखा हुआ। अब जिन्होंने अमेंडमेंट भी की है उसमें कंसल्टेशन माइनस कर दी है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इनको आके यहाँ पे तंग करेगी और ये दोबारा नया वाला कानून भी स्ट्राइक डाउन होने वाला है, क्योंकि इसमें उन्होंने वर्ड कंसल्टेशन तो काट दिया है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उसमें रीड इन करेगी और कंसल्टेशन इनको चीफ जस्टिस से करनी पड़ेगी और जो बाइंडिंग होगी। जहां तक बात है
ये जो हाफिज साहब कह रहे हैं, ये कानून की पोजीशन जो बता रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल तो स्लाइटली बड़े एहतराम के साथ डिसएग्री करता हूं, क्योंकि जो गाइड हमें करती हैं जजमेंट्स हैं जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि देखें इलेक्शन कमीशन इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, उन्होंने परफॉर्म वो फंक्शन करना है जो एग्जीक्यूटिव का है। वो आर्टिकल सेक्शन 141 कहता है आपका इलेक्शन एक्ट का, इलेक्शन कमीशन जो है, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, दे आर सिविल कोर्ट्स, उनके पास सिविल कोर्ट की पावर्स हैं। और सुप्रीम कोर्ट 3 दफा कह चुकी है 3 जजमेंट्स में कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स आर कोर्ट्स। इफ दे आर कोर्ट्स, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी जो पार्टी होगी उस इलेक्शन पिटीशन के अंदर, क्या वो बन सकती है उन जजेस को अपॉइंट करना? तो दैट मीन्स वो तो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं आउटकम्स भी उस केस के, क्योंकि वो खुद ही उसमें पार्टी हैं और वो खुद ही जजेस अपॉइंट कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, मुझे आपसे ग्रीवियंस है और मेरा और आपका जो बंदा डिस्प्यूट सेटल करेगा उसको अपॉइंट कर रहे हैं, उसको रिमूव भी कर सकती हैं और उससे केस भी ट्रांसफर कर सकती हैं। तो ये पूरा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो प्रिंसिपल आर्टिकल 175 में और एक्सेस टू जस्टिस है, राइट टू फेयर ट्रायल है आर्टिकल 9-10A में, सारे प्रिंसिपल्स वायलेट होंगे अगर आप एग्जीक्यूटिव के अंदर ही जुडिशियल पावर्स रिजर्व कर लेंगे और उन्हीं को डिसाइड करेंगे जी कौन से जज ने मेरा किस तरह केस डिसाइड करना है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स जो है कानून के, नेचुरल जस्टिस के, वो वायलेट होते हैं अगर मैं सारी पावर्स दे दूं इलेक्शन कमीशन को, आप डिसाइड करें जी किसने जज अपॉइंट करना है। राइट। और आज ये हेयरिंग में ये बात रेज भी हुई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक काम था इलेक्शन करवाना, जो कि पूरी तरह से वो भी अदा करने में नाकाम रहे हैं। वो एक है। दूसरा ये है कि जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है आर्टिकल 175 का। अब ये है, और जिस जजमेंट को भी रेफर किया जा रहा है जिहाद ट्रस्ट और 96 सुप्रीम कोर्ट, वो अपॉइंटमेंट्स थी जो आर्टिकल 175 के नीचे थी, और दूसरा उन अपॉइंटमेंट्स का जिक्र है जो आर्टिकल 203 के नीचे, जहां पे हाई कोर्ट को एक सुपरिटेंडेंट का एक पावर है, और आर्टिकल 212 जिसके अंदर वो रियाजुल हक का जिक्र करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं ना, ये 175 के नीचे बने हैं, ये बने हैं आर्टिकल 225 के नीचे, और 225 आर्टिकल गाइड करता है, एडवाइस लेता है 219 से, और जब 219 से आप एडवाइस लेते हैं तो वो एक इंडिपेंडेंट चला जाता है। तो लिहाजा 175 का आर्गुमेंट देना कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, वो बिल्कुल इसलिए नहीं बनता कि अगर 175 का आप लेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका आर्टिकल 219 जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद है, यानी कि 96 से लेके ये आपका 219C जो आया था, ये आया था आपका 18th अमेंडमेंट के बाद। यानी कि उस वक्त भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था कि कंसल्टेशन क्या है और अपॉइंटमेंट क्या है। दूसरा ये है कि फिर सेक्शन 140 है, इसका मतलब वो भी अल्ट्रा वायरीज है, इसका मतलब है 148 भी अल्ट्रा वायरीज है। और जब आप ट्रांसफर कर सकते हैं बगैर किसी पूछे हुए, जो आपका इनहेरिटेड पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, तो इसका मतलब है कि फिर वो भी अल्ट्रा वायरीज है। तो इसको मिक्स करना इलेक्शन मैटर्स को उस आर्टिकल 175 के नीचे या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के नीचे इसको लेके आना, मेरा ख्याल है कि वही एक ऐसी चीज है कि जो इस सुप्रीम कोर्ट इसको फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर डिसाइड करेगी। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट इस चीज के अंदर है कि जिस बुनियाद के ऊपर डिसाइड किया गया है कि जी चीफ जस्टिस के आगे सबको सरेंडर करना चाहिए, ये बेसिकली जजमेंट है जो अभी आई है शाहिद करीम साहब वाली, जो आई लॉर हाई कोर्ट की। तो क्या सरेंडर जो है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कि आप उसको अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं है कि बस एक चीफ जस्टिस ने कहा। लेकिन वो जो न्याजी साहब भी जी न्याजी साहब, फिर मैं फैसल साहब की तरफ जाऊंगी, और जो वो जिक्र भी कर रहे हैं वो जो नया कानून में तो आपने माइनस ही कर दिया। नहीं, वो 2017 के अंदर वो था अलीना, 2017 के अंदर वो था कि रिटायर्ड जजेस की कंसल्टेशन हो ही नहीं सकती। कंसल्टेशन तो उसने होनी है जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नीचे काम कर रहा है, और वो जो अमेंडमेंट थी 2023 के अंदर वापस ली गई। अब जो ऑर्डिनेंस आया उसके अंदर एक प्रोविजन दी गई है कि आप रिटायर्ड भी ले सकते हैं। जी सलमान साहब देखिए, रिटायर्ड जजेस वाली जो प्रोविजन है, मैंने इसलिए पहले ही कह दिया, आप 2 स्ट्रीम्स ऑफ रेमेडीज प्रोवाइड करें। एक रेमेडी वो है जो सर्विंग जजेस की है, एक रेमेडी वो है जो रिटायर्ड जजेस की है। तो दैट मींस आप डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हैं। उस शख्स का क्या कसूर जिसका केस रिटायर्ड जज के पास जा रहा है और उसका फ्यूचर डिपेंडेंट है इलेक्शन कमीशन की विम्स नहीं, और उसको अलीना 2017 के अंदर पीटीआई ने कंसेंट दिया था 2017 के एक्ट के ऊपर। कंप्लीट कर लें सलमान साहब, फिर मैं फैसल साहब की तरफ जाऊंगी। जी, तो आप 2 स्ट्रीम्स ऑफ जस्टिस क्रिएट कर रहे हैं। दोनों इलेक्शन कमीशन का आर्बिट्री आपने डिस्क्रिप्शन दे दी है, जो दिल करे मेरा केस रिटायर्ड के पास भेज दे, आपका केस किसी सर्विंग के पास भेज दे। इसी बेसिस पे 1957 में सुप्रीम कोर्ट वारिस मी केस के अंदर
2 स्ट्रीम्स ऑफ जस्टिस प्रोवाइड की थी रेमेडीज, तो उनको स्ट्राइक डाउन कर चुकी है। फॉरेन एक्सचेंज रूल था, फिर 91 में एक दफा सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन को थी, 93 में कर चुकी है कि आप एक शख्स के लिए 2 डिफरेंट रेमेडीज जो पिक एंड चूज हो सकते हैं। जी आप रिटायर्ड के पास चले जाएं, आप फलाने ट्रिब्यूनल के पास चले जाएं, जो इलेक्शन कमीशन का दिल करेगा उसका डिटरमिन इसी करेगा। के साथ एक ब्रेक की तरफ, जॉइन अस राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं फैसल साहब, एक तो ये वाली बात जो आज रेज भी हुई कि एक मीटिंग में बैठकर सब तय किया जा सकता था, 2 फर्ज कर लें 2 आईनी इदारों की बज़ाहिर लड़ाई है, और क्या चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर का मिलना जो है वो मना है? चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स में कोट कर रही हूँ। क्या वाकई में आपके ख्याल में कि एक इलेक्शन कमीशन के चीफ जो है वो और लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी आपस में कंसल्टेशन अगर हो जाती तो ये मामला इतना कॉम्प्लिकेट ना होता हुआ दिखाई देता? रिमार्क्स कोई रिलेटेड नहीं है जो केस में दिए गए हैं। रिमार्क्स वैसे भी विटनेस होते हैं मुख्तलिफ चीजों में, नॉट लीगली मैटर। देखिए कंसल्टेशन जो है वो हो चुकी थी। कंसल्टेशन जो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के होने के बाद ट्रिब्यूनल्स में जजेस अपॉइंट हुए हैं। अगर 2 जजेस अपॉइंट हुए हैं तो इलेक्शन कमीशन को बाकी जजेस को एतराज है तो रीजनिंग वो दे, क्योंकि वो सिटिंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट है। और ये कहना और एक बाकायदा कैंपेन के तहत एक जो सिटिंग जज है उनको ये इल्जाम देना कि वो ये पिटीशन सुन चुके हैं, तो ये बताया जाएगा जस्टिस शाहिद करीम साहब का क्या इंटरेस्ट है दूसरे इलेक्शन पिटीशन में, क्या वो किसी इलेक्शन में कंटेस्ट किया है। देखिए एक जज को रिडिक्यूल नहीं करना चाहिए, कोर्ट्स होती हैं और उनकी रिस्पेक्ट हर सूरत करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो है इस पे एलिगेशन ये है कि इलेक्शन कमीशन हैज बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टोरल फ्रॉड, जो कि फॉर्म 45 और 47 के सामने आया और उनके ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशन है। इट्स मे बी द फर्स्ट टाइम कि इलेक्शन कमीशन को जो है वो मेन हैसुल अदारा जो है वो पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो फिर जब कंसल्टेशन होगी बाकी 3 सूबों में, बाकी चीफ जस्टिस साहबान ने जो नाम दिए वो आपने जजेस अपॉइंट किए, तो आपको मखसूस जजेस के ऊपर क्या एतराजात हैं? वो इंडिपेंडेंट जजेस हैं, वो जजेस आजाद मंच हैं, तो इलेक्शन कमीशन का 2 अगर फ्री कैन की एक हारने वाले और एक जीतने वाले फरीक के दरमियान जो है वो पार्टी बनने की जरूरत क्यों महसूस हुई जा रही है? क्योंकि नजर ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन किसी एक पार्टी मखसूस पार्टी को शायद वो हेल्प आउट करना चाह रहे हैं, और जिस तरह से सलमान ने कहा है कि वो शायद मनूवर भी करना चाह रहे हैं कि रिटायर्ड जजेस के जरिए या जिस तरह से ये एप्लीकेशन है, ये में हकीकत कितनी है वो अलग बात है। तो बात ये है कि कंसल्टेशन जब अगर आपने बाकी 3 चीफ जस्टिस करके वही जजेस अपॉइंट किए हैं, तो एक तो इलेक्शन कमीशन हैज फेल्ड टू गिव एनी रीजन कि आप जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो अपनी मर्जी के क्यों लगाना चाहते हैं, और अगर पैनल जो है वो आप क्यों मांग रहे हैं जब आपने उन्हीं में से 2 लगा दिए और बाकियों को क्यों नहीं लगाया जा रहा। तो ये चीजें हैं। उसके बाद ये जो ऑर्डिनेंस आया है, ऑर्डिनेंस भी मैलाफेरी लिटिगेशन है जिस तरह से उनके, तो और उसमें बड़े अहम सवालात भी आज चीफ जस्टिस साहब ने खुद भी फैसल साहब रेस किए हैं कि ये रिटायर्ड जज का कानून कब बनाया गया। एक तरफ पार्लियामान ने कानून बनाया है, बनाया गया जब पार्लियामान ने इसको अमेंड करके डिलीट किया 2023 में, ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, और फिर जब गिलानी साहब जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, उनका काम ही नहीं था कि वो ऑर्डिनेंस जारी करते, स्पेशली इन दैट सर्कमस्टांसेस जब उनका अपना केस जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर में। तो और वहां पे जब आपकी अपनी आप ये तो सेल्फ सर्विंग एक ऑर्डिनेंस इन्होंने निकाला है। रिटायर्ड जजेस की तो फ्रैंकली अलीना कोई हैसियत नहीं होती, ये तो नौकरियां तलाश करने रहते हैं हर वक्त, जान ही नहीं छोड़े मतलब किसी तरीके से। और आपको याद होगा कमीशन बनाने के ऊपर भी, और यही जो जजेस का लेटर था उस पर भी रिटायर्ड एग्जैक्टली माजरत कर लेते, अमरात भी और तनख्वाहें भी और सारी उसने गवर्नमेंट से लेनी है नहीं। और ठीक है, मैं हाफिज साहब की तरफ लेकर आना चाहूंगी। हाफिज साहब, क्या अब आपको आपके ख्याल में, और ये भी मैंने जिस तरह अपने स्टार्ट में भी डिस्कस किया और मेंशन किया था कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जब बेंच तश्कील दिया जाता है तो रिपोर्टर हजरात भी हों, सब जो है वो उनको पहले ही ऑलरेडी नज़र आ रहा होता है कि मामला किस तरफ जाएगा। आपको क्या होता हुआ नज़र आ रहा है? आपको लगता है कि चीफ जस्टिस साहब और जो लार्जर बेंच होगा वो मामले को किसी तरफ किसी नेज पे लेकर जा सकता है? ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आपको अपहोल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है या सेट असाइड कर सकता है?
अलीना, एक तो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट इंप्रेशन का केट है आर्टिकल 219 के नीचे, और बिल्कुल ठीक उन्होंने 5 मेंबर्स बेंच को एक कॉन्स्टिट्यूट किया है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का सेक्शन 4 के नीचे है कि हमें इसका फैसला करना चाहिए। दूसरा, 2 चीज़ें इसके अंदर ये आएंगी। एक, इसके अंदर ये आएगा कि क्या हाई कोर्ट का सिंगल जज जो है 2 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज की जो कंसल्टेशन है उसके दरमियान इंटरवीन कर सकते हैं थ्रू जुडिशल ऑर्डर, कि जब मामला एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का है तो क्या वो मामला आर्टिकल 199 के नीचे चैलेंज हो सकता है या हाई कोर्ट के जज साहब ऑर्डर कर सकते हैं। एक चीज़। दूसरा, उस चीज़ के अंदर जो इंपॉर्टेंट मामला जो है वो ये है कि जिन बुनियाद के ऊपर वो मामले जिस एक ही जजमेंट पर रिलाई किया गया है वो है 96 की कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन में। तो मीनिंगफुल कंसल्टेशन की वो जो जजमेंट है वो तो जब जजेस की अपॉइंटमेंट वाली आई 20th अमेंडमेंट आ गई तो उसके अंदर तो बात ही खत्म हो गई। अब कोई रेलिवेंसी ऐसी नहीं है कि जो आपकी 96 की जजमेंट को आप आज लेके आए। तीसरा ये है कि वो कंसल्टेशन वहां पे थी जहां पे मैंने पहले जिक्र किया कि 175 के नीचे है या 203 के नीचे है या 212 के नीचे है। इलेक्शन कमीशन का रोल होना एक और बात है, इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन होना और बात है, लेकिन इस केस के अंदर ये है कि इलेक्शन कमीशन एक साउंड फुटिंग पे है। और ये जो केस है इसके अंदर मेंटेनेबिलिटी के ऊपर भी ये मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को देखेगी, और इसके अंदर ब्राइट लीगल चांसेस ये हैं कि आर्टिकल 219 की जो इंटरप्रिटेशन आएगी कि उसके अंदर ये है कि ये प्रेरोगेटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है और सिंगल एंडेडली चीफ जस्टिस नहीं कर सकते। और जब चीफ जस्टिस नहीं कर सकते तो सिंगल जज ऑफ द हाई कोर्ट जो है वो किस तरह चीफ जस्टिस की बिहाफ के ऊपर जिनसे उन्होंने बात ही ना की हो और उन्होंने कहा जी कि मेरे चीफ जस्टिस ने मीनिंगफुल कंसल्टेशन जी जी फैसल साहब, ये जो 219 का जो अभी इंटरप्रिटेशन है मैं इससे एग्री नहीं करता। और ये भी 18th अमेंडमेंट के बाद जी जी कमीशन की ड्यूटी है टू अपॉइंट इलेक्शन। अब सब एक मिनट सर, एक मिनट आपकी इजाजत जी जी कि 219 में ड्यूटीज नहीं है, ये पावर नहीं है और ना ही डिस्क्रेशन है। अब जो उनकी ड्यूटी है कि वो इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करें और आर्टिकल 222 में जो कानून पार्लियामेंट बनाएगा उसके नीचे उन्होंने वो ट्रिब्यूनल्स अपॉइंट करने हैं। अब उसमें कंसल्टेशन जो है, अब एक तो ऑडिट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी देखना पड़ेगा कि आपने जो कंसल्टेशन हो गई जो पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो, एक स्पेसिफिक सूबे को जो है क्यों वो मखसूस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, तो ये भी एक क्वेश्चन आएगा। तो आर्टिकल 222 को पार्लियामेंट ने जो कवानीन बना के देने हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद करना है। तो 219 की जो वर्डिंग है वो ड्यूटीज ऑफ इलेक्शन कमीशन है, पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन नहीं है। सो ड्यूटी का मतलब है कि चीज उनको फराइज में शामिल और ये मुझे कहने में एटलीस्ट कोई यार नहीं है कि इलेक्शन कमीशन अपनी ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अदा करने में बिल्कुल फेल हुआ है इस इलेक्शन में। राइट। मैं बुज़र साहब आपकी तरफ ये बात लेकर आना चाहूंगी, चूंकि चीफ जस्टिस साहब ने आज ये भी मेंशन किया था कि पहले भी लाहौर हाई कोर्ट ने किस तरह पूरा इंतखाबी अमल रोक दिया था और उनका हवाला उस पिटिशन का था कि जिसमें आप रिप्रेजेंट कर रहे थे उमैर नियाजी साहब को, जिस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे जो है वो ग्रांट कर दिया था अगेंस्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ डीसीज, डीआरओज और एआरओज, एसीज। सो ये हमें क्या बता रहा है वैसे आपके ख्याल में? चीफ जस्टिस साहब ने अपना माइंड जो है वो ऑलरेडी बना लिया है लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों से मुतालिक विज़ इलेक्शन मैटर्स? अच्छा, ये एक इशू ये होता है कि जब कोई भी शख्स वन वे कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है, आगे से कोई रिबटल ना आए ना, तो आपको पूरी बात समझ नहीं आती। वो केस ऐसे नहीं था कि इलेक्शन रोक दिया जाए। वो एक केस का एक ही मुद्दा था कि जो आरओज हैं और डीआरओज हैं वो डिस्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेसी से ना लिए जाएं, क्योंकि खतरा है कि ये डीआरओज जो एमपीओ ऑर्डर्स इशू कर रहे हैं इन्होंने ही आगे इलेक्शन कराना है तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। जुडिशरी से आरओज ले लें, ये इतनी सी हमारी इस्तदा थी, लेकिन उसको एक डिफरेंट कलर दिया गया हर तरह, क्या उस पे कि जी इलेक्शन रुकवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। और फिर हमारी जो एप्रीहेंशन थी अलीना वो बड़ी रीजनेबल थी। आपने देख लिया उन डीआरओज ने क्या बेड़ा गर्क किया उस इलेक्शन का। दैट वो हिस्ट्री उस पिटिशन को खुद ही जज करेगी, वो गलत थी, ठीक थी, वो तारीख बड़ी न्यूट्रल होती है, वो कर लेगी, आप लोग भी तो कर लेंगे। जहां तक देखें इसकी बात है, जो बात कर रहे हैं हाफिज साहब ने कि जी सिंगल जज ने क्यों अजम्पशन की, वो चीफ जस्टिस का प्रोगेटिव है। मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे जस्टिस शाहिद करीम साहब वो केस
एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे नहीं सुन रहे थे, वो वाइल परफॉर्मिंग जुडिशियल फंक्शन सुन रहे थे। और दैट केस वाज नॉट विद रिस्पेक्ट टू स्पेशली आर्टिकल 219, वो केस था रिगार्डिंग इन्फोर्समेंट ऑफ अ फंडामेंटल राइट, दैट इज आर्टिकल 9 and 10A, ड्यू प्रोसेस, एक्सेस टू जस्टिस एंड फेयर ट्रायल। अगर कोई शख्स जिसके खिलाफ, जिससे मैं अग्रीव्ड हूं, वो ही जजेस अपॉइंट करे या वो खुद ही जज बन जाए इन अ वे इनडायरेक्टली मेरा केस सुनने के लिए, तो क्या मुझे फेयर ट्रायल मिलेगा, मुझे ड्यू प्रोसेस मिलेगा, क्या मुझे एक्सेस टू जस्टिस मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली इट वाज एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, जो हाई कोर्ट का काम है आर्टिकल 199 में, कि जब भी उनके पास कोई पिटीशन आती है रिगार्डिंग एनफोर्समेंट ऑफ अ फंडामेंटल राइट, तो हाई कोर्ट ने रेट इशू करनी है, ऑर्डर पास करना है टू इंश्योर कि मेरा फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड हो। तो दैट वाज जुडिशियल पावर्स बीइंग एक्सरसाइज्ड by the Lahore High Court to enforce the fundamental rights of the petitioners and also millions of Pakistanis जिसका इलेक्शन चोरी हुआ है, जिनका मैंडेट चोरी हुआ है। सो बिल्कुल आइन के मुताबिक वो जजमेंट है, कानून के मुताबिक वो जजमेंट है, वो सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल को अपहोल्ड करता है, कंसल्टेशन की जो डेफिनेशन है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में दी गई है उसको अपहोल्ड करता है। उसमें कोई मुझे ऐसी अचंभे की बात नजर नहीं आती, ऐसी चीज जो खिलाफ आइन हो, कानून हो, और ये अपहोल्ड ही होगी। और जो ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस साहब ने दी है अब वो इररिलेवेंट होगी। फैसल साहब ने कहा है अब लार्जर बेंच बैठेगा जुडिशियल साइड पे, जब जजमेंट आएगी तो हमें पता लगेगा कि ये जजमेंट गलत थी या ठीक थी। सुप्रीम कोर्ट और आपने जिस तरह से कहा कि अपहोल्ड आपको होता हुआ नजर आया, हाफिज साहब फाइनल आपके रिमार्क्स। मैं अलीना इसके अंदर ये कहूँगा कि चूंकि बार बार हम उसको एक तरफ लेके आ रहे हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ इस मामले में वाजे नहीं है, एक चीज़। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि नहीं, दूसरा ये है कि अभी इसके अलावा हाई कोर्ट के 32 जजेस और भी हैं। क्या वो 32 जजेस जो हैं हमें उनकी इंटेग्रिटी पे शक है, क्या हमें उनकी कॉम्पिटेंसी पे शक है कि अगर, और दूसरा ये था कि जो चीफ जस्टिस साहब ने अब्रप्टली एक लेटर लिखा कि जी आप 8 का करेंगी, तो क्या 8 के अंदर वो मीनिंगफुल कंसल्टेशन थी जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है? यहाँ तो उसके अंदर एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन होती और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको रिफ्यूज करता, तो बेटर वुड बी कि जी इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है, चीफ जस्टिस जो है वो खुद उस चीफ जस्टिस ने उसको खुद नहीं किया और वो जज सिंगल के 199 के चले गए, और 199 वहां पे एक्सरसाइज होता है जहां पे आपके पास अल्टरनेट फोरम अवेलेबल ना हो। और जितने भी अलीना एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हाई कोर्ट के आते हैं वो स्टेट अवे आर्टिकल 184(3) के नीचे आते हैं, आप उसको 199 के अंदर कर ही नहीं सकते। तो क्या चीफ जस्टिस जो थे इस केस के अंदर रिस्पोंडेंट हो सकते हैं? क्या उन्हें बुलाया जा सकता है कि जी आप ये बताएं कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन क्या हुई थी या किस लेवल के ऊपर हुई थी? और ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, और ये जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है आप कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन के अंदर नहीं कर सकते। एक चीज ऐसी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बजाय प्रेम्प्ट करने के उन्हें जो था वो जाके चीफ जस्टिस से बैठ के रिजॉल्व कर लेते इस मामले को। 6 महीने जो है, मैं पूछना चाह रहा था, कानून में ये है कि जो इलेक्शन पिटीशन है वो 6 महीने के अंदर डिसाइड होनी है एज पर द लॉ। तो अगर आप और गैजेट नोटिफिकेशन इशू होने के बाद 76 के लेके 1976 से लेके लीना रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट से लेके 2024 तक आज तक कोई केस 180 दिन में फैसला नहीं हुआ। आपने रिप्रेजेंटेशन दे दी, प्रेजेंटेशन कर दी इलेक्शन पिटीशन की, और 6 महीने ट्रिब्यूनल इलेक्शन कमीशन अपॉइंट ना करे, तो क्या ये जाती नहीं है उन लोगों के साथ जिनका इलेक्शन इफेक्ट हुआ हुआ है? चलो कोई एक तो अमेंडमेंट ऐसी है जो पीडीएम की गवर्नमेंट की है जिसको कैरी किया जा रहा है कि एक अच्छी अमेंडमेंट थी कि रिटायर्ड जजेस नहीं लगने चाहिए। पता नहीं क्यों इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है जैसे सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी आ गई है, और कोई जो है बाकी क्या अदालतें जो है, हाई कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, कोर्ट जो है वो रिपीलर सुनती है कि जब भी कोई डिस्प्यूट आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, जुडिशियल साइड पे, जब भी होता है तो हम अदालतों की तरफ जाते हैं। इस हद तक अलीना है इस हद तक अलीना है कि अगर सेक्शन 140 के नीचे ट्रिब्यूनल को फैसला भी करते हैं तो वो स्टेट वे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आता है अपील के लिए, उसको आप हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज भी नहीं कर सकते। तो एक सेपरेट मैकेनिज्म कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ का है, और मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट उसी को अपहोल्ड करेगी। सारे फैसले हाई कोर्ट में चैलेंज होते हैं, जितने भी आप देख ले, पेशावर नहीं जो फाइनल जजमेंट है ना इलेक्शन पिटीशन की अबूजर 225 के नीचे जो इलेक्शन पिटीशन जितनी भी फैसला होती हैं
वो स्टेट वे सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं। ये 225 का हाँ, केस वो नहीं है। अपील तो सुप्रीम कोर्ट में जाती है, वो तो उसमें कोई दूसरी बात नहीं। जी हाँ। चलें लेट्स सी, आई हैव टू कंक्लूड, बट लेट्स सी कि किस तरफ ये मामला अब गोइंग फॉरवर्ड लार्जर बेंच क्या डिसाइड करता है और किस हद तक लीगल रूम जो है इसमें मौजूद है इस मामले के हवाले से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हाफिज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सलमान नियाजी साहब थैंक यू। फैसल साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। विद दिस विल गो फॉर अ ब्रेक से वापस आएंगे तो मईशत और जो बजट को लेके जो डिस्कशंस चल रही हैं अब नेशनल असेंबली में, बड़ी धुआंधार तकरीर आज भी ऑपोजिशन लीडर ने की। किस तरह से मईशत को एक डायरेक्शन दी जा सकती है, एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक तरफ वज़ीर ख़जाना जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब वो ये कहते हैं कि टैक्स बेस वो बढ़ाना होगा और साथ साथ डिजिटाइजेशन की वो जिक्र वो करते हैं कि जिससे ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो कम से कम कर दिया जाएगा। मुल्क को आगे लेकर बढ़ना होगा। टैक्स टू जीडीपी रेशियो विच इज़ एट 9% उसको आगे बढ़ाना होगा। किस तरह मुमकिन है, क्योंकि बजट जो गुज़िश्ता हफ्ते पेश किया गया उस पर तनख्वाहदार तबका जो कि हर बार खमियाजा भुगतता है, हर बार अशराफिया का बोझ जो है वो उठा रहा होता है, सिर्फ इस बार भी यही देखा गया। और हुकूमत का महज जो बातें हैं इस वक्त नज़र आ रही हैं कि एक्सपेंडिचर कम कर लेंगे, मिनिस्ट्रीज जो है वो डिसॉल्व कर देंगे, वो किस हद तक यकीनी बना सकते हैं या इस पर इम्प्लीमेंट किस हद तक मुमकिन नज़र आएगा, उस हवाले से गुफ्तगू होगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं रिनाउंड इकोनॉमिस्ट यूसुफ नज़र साहब, जिन्होंने रिसेंटली एक 14 नुकाती एक प्रोग्राम हुकूमत को सजेस्ट किया है जो कि एक नॉन इन्फ्लेशनरी स्टिमुलस पैकेज कंसिडर किया जा रहा है। यूसुफ साहब अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन करा। यूसुफ साहब, जिस तरह मैंने मेंशन किया कि अभी भी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब कहते हैं कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कम करेंगे, मिनिस्ट्रीज कम करेंगे, और स्पेशली आपको पता है कि जब से ये बजट पेश करने के बाद एक हुकूमत को बैकलैश का सामना करना पड़ा है, एक अवामी रद्द अमल का सामना करना पड़ा है, उसके बाद ये बातें ज़्यादा हो रही हैं। वजीर खजाना ये भी कहते हैं कि अगर मुल्क लेकर बढ़ना है और अगर रिलीफ वाकई में रिलीफ चाहिए तो हुकूमत जो है उसका बोझ कम करना होगा और साथ साथ सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना होगा। सबसे पहले तो सर थोड़ा हाईलाइट करिएगा आपका जो 14 नुकाती जो आप प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, आपको लगता है कि मुमकिन हो सकेगा इसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि आपकी एक परसिस्टेंट पोजीशन इस हवाले से भी रही है कि चेहरे तब्दील करने से आप तब्दीली नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि मुल्क जो है वो दिहाइयों से पुअर मैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस का शिकार रहा है। सो आपको लगता है कि ये इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? शुक्रिया। देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि ये इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। वो इसलिए कि इनका जो पूरा जो ये कह रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने बजट पेश किया है, मुझे तो ये लगता है कि बहुत कंफ्यूज्ड हैं। छोटी सी आपको मिसाल दूं, ये जो डिजिटाइज करने की बात है, एफबीआर के पास तो तमाम डेटा जितना हो सकता है वो मौजूद है पहले ही से ही। अगर आपको टैक्स नेट को एक्सपेंड करना है तो यकीन जानिए जो लोग टैक्स दे सकते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो बहुत ज्यादा कम आमदनी वाले हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन तो पहले से मौजूद है। ये काम तो 30 दिन में हो सकता है। तो अभी तक ये कहना है कि जी हमने उसको हायर किया है और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नादरा के पास आपको पता है कितनी इंफॉर्मेशन है, एफबीआर के पास पूरा डेटा मौजूद है प्रॉपर्टीज का, ना सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि बैरूनी मुल्क जो प्रॉपर्टीज हैं उसका भी उनके पास मालूमात हैं, हमारी मुख्तलिफ हुकूमत की एजेंसीज के पास। तो ये तो मुझे उतरे लंग लगता है कि हम वो ये कहते, अब जो बात कर रहे हैं हुकूमत के एक्सपेंडिचर कम करने की, इस बजट में जो पूरे हुकूमत एक्सपेंडिचर है मैं उनको गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहूँगा, जिसमें पेंशन भी शामिल हैं, सिविलियन गवर्नमेंट भी शामिल है, डिफेंस स्पेंडिंग भी शामिल है। उसमें इन्होंने तकरीबन जो है जो बजट बनाया है टोटल वो 4000 अरब रुपए से ऊपर का है, यानी कि उसमें 28% इजाफा किया गया है। जो रिफॉर्म करने वाले होते हैं वो ऐसी बातें नहीं करते। ये लोग बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में जब 1991 में मनमोहन सिंह साहब ने रिफॉर्म का आगाज किया था तो 1991 में जो जुलाई में उन्होंने तकरीर की थी उसमें उन्होंने हुकूमत के अखराजात में 5% कमी का ऐलान किया था। यहाँ हम 28% का इजाफा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मुल्क जो है वो दिवालिया हो जाएगा। तो जो बातें कही जाती हैं और जो किया जा रहा है उसमें बहुत बड़ा गैप है। इसी तरह से अगर आप देख लीजिए कि जो रियल एस्टेट की बात होती है तो ये तो ठीक है वो 15% लगा रहे हैं, लेकिन ये कहाँ का है कि जो आप मैक्सिमम रेट लगा रहे हैं वो
जो सैलरी क्लास है उसको आपने 35% कर रहे हैं। बिल्कुल। जबकि मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, 2019 के बाद जो है एफबीआर ने जो एमएनएस की और सेनेटर्स की जो टैक्स डायरेक्टरी होती है वो पब्लिश नहीं की। शायद उसकी वजह ये हो, और ये कोई भी उठा के एफबीआर की वेबसाइट पे चेक कर सकता है, और मैंने तो उसकी कैलकुलेशन की थी, जो एवरेज टैक्स रेट जो उनका बनता है एमएनएस का और सेनेटर्स का 2019 के टैक्स रिटर्न्स की बुनियाद पे वो सिर्फ 5% था। सिर्फ और 5% था। जी हाँ, और दो तिहाई जो है एमएनएस थे तकरीबन, अगर मुझे सही याद है, तो उन्होंने आमदनी जो थी टोटल वो 5 लाख या उससे भी कम डिक्लेयर की थी। अब आप ये बताइए कि ये बात जो है कोई आपकी मतलब अपील करती है आपके रीजन को कि एमएनएस की एक बहुत बड़ी अक्सरियत की आमदनी जो है 5 लाख रुपए सालाना से भी कम हो। सर ये कितना यूसुफ साहब, वैसे ये कितना अनफेयर और कितना अनजस्ट है जब फाइनेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि आप रियासत को नहीं चला सकते बगैर टैक्सेस के, लेकिन एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि अशराफिया का बोझ आपने उसी अवाम पर, उसी तनख्वाहदार तबके पर मजीद डालते चले जाना है। ये कितनी नाइंसाफी है मुल्क की अवाम के साथ? देखिए ये तो शदीद नाइंसाफी है। दूसरी बात ये है कि वो जो कह रहे हैं वो फैक्चुअल भी नहीं है। वो जो प्रैक्टिकल जो चीजें होनी चाहिए वो हो ही नहीं रही। वो बात करते हैं कि जी हाँ हम इसको करेंगे। 3,900 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाती है। मैं ये नहीं कहता कि वो सब गलत हैं, बिल्कुल चले। उन्होंने बल्कि आज थोड़ी देर पहले वो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम पे ये भी कह रहे थे कि एग्जेम्पशंस पे बड़ा सवालात उठ रहे हैं, लेकिन एग्जेम्पशंस को कुछ हम जस्टिफाई करेंगे, जैसे एग्रीकल्चर का भी उन्होंने जिक्र किया। नहीं, जो 3,900 अरब रुपए की जो फिगर है उसमें एग्रीकल्चर तो है ही नहीं शामिल। और रैशनलाइज करें इसको। नहीं, लेकिन जो इसकी तफसील में आपको वक्त होता तो मैं आपको तफसील दे देता। इसमें एग्रीकल्चर शामिल नहीं है। इसमें ये जो सबसे बड़ा मसला है कि एफबीआर के पास जो है डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं, वो जैसे चाहे इसको इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ सेक्टर्स को या मुख्तलिफ अफराद को वो एग्जम्पशन दे सकते हैं। सर आपने आप कतई कलामी की माफी, लेकिन आपने ये अपने 14 नुकाती प्रोग्राम में ये भी मेंशन आपने किया है एफबीआर के पॉलिसी मेकिंग के रोल पे, लेकिन आपको पता है कुछ दिनों पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने इसको बड़ा फखरिया अंदाज में ये कहा कि एफबीआर में जो अपॉइंटमेंट्स भी हो रही हैं अब वो एजेंसीज की रिपोर्ट्स के मुताबिक हो रही हैं। सो जो इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर्स थे उनको एक साइड पे कर दिया गया जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे। दैट ऑल्सो मीन्स के ये रोल जो है उनका रहेगा। देखिए बात जो है वो होनी चाहिए बुनियादी रिफॉर्म्स की। एफबीआर में आप 2 लोगों को निकालें, 10 लोगों को निकालें, लेकिन एफबीआर के पास उसूलन जो है वो पॉलिसी मेकिंग का रोल नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जब वो कलेक्शन भी करते हैं, पॉलिसी भी वही बनाते हैं, एग्जम्पशंस भी वही देते हैं, तो ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ पावर है। और आपको तो पता ही है कि जब भी इतने अख्तियारात का इर्तिकाज होता है, ये कंसंट्रेशन होता है, वो हमारे मुल्क में अब्यूज होती है, तो इसको खत्म करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो ये सब बातें जो हैं, मुझे तो एक ही बात तासुर मिलता है कि ये लोग सीरियस नहीं है कि सही तरह से रिफॉर्म करें। और अफसोस की बात यह है कि ये बात हो रही है कि पिछले साल हमने सूद की मद में कोई 8,200 अरब रुपए जो है अदा किए, जबकि हमारे जो रेवेन्यूज थे वो इससे कम थे। तो मुझे तो ये था कि भाई जब इतनी हालत जो है खराब हो गई है हमारी सारे फिस्कल सिचुएशन की, तो कोई सीरियस रिफॉर्म आएगी। बदकिस्मती से वो नहीं हो सका है। और ये जो रिफॉर्म्स हैं, एक जो हमारे यहाँ मुल्क में जो पूरी ट्रेंड है कि मुस्तकिल जो है डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, सनती पैदावार में कमी हो रही है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, उसकी तरफ जो है इन्होंने कोई पॉलिसी जो एक्शन होता है ना, ये जो डायरेक्शन वाइज सही होता वो नहीं लिया है, वो नहीं नजर आ रहा है। राइट यूसुफ साहब, आखिर में मैं आईपीपीज और मैं चाहूंगी कि आपके साथ हम नशिस्तों का सिलसिला जो है वो फ्रीक्वेंटली रखें ताकि हुकूमत को भी इस हवाले से आगाही मिलती रहे कि उनको क्या डायरेक्शन एक सेट करने के लिए क्या क्या इकदाम करने की जरूरत है। और आप जैसे स्टॉलवर्ड से और जो रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं उनसे वो ये हासिल करते रहें, फैज़याब होते रहें। यूसुफ साहब, आखिर में आईपीपी से मुतालिक, चूंकि आपने अपने इस प्रोग्राम में आईपीपीज का भी जिक्र किया है कि किस तरह से
एलिविएशन होनी चाहिए प्रॉब्लम्स की बाय ड्यू टू आईपीपी, जिसको हम कैपेसिटी पेमेंट्स की भी मद में 3 गुना 4 गुना ज्यादा डॉलर्स की में पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम क्यों नहीं सर इसमें सुप्रीम कोर्ट वैसे इंटरवीन क्यों नहीं करती? जब कारके प्लांट का मैं जिक्र करना चाहूंगी, रेकोडेक का मामला जो है इंटरनेशनल कोर्ट्स में जब फैसले आते हैं वो हमारे अगेंस्ट होते हैं, लेकिन हम फिर भी उनको सेटल कर पाते हैं, और रेकोडेक उसके बाद भी हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट $10 बिलियन डॉलर्स तक की पाकिस्तान में कर सकता है। सो ये क्यों नहीं, व्हाई डोंट वी गेट रिड ऑफ देम? देखिए, पूरे जो ये पेचीदा मसला है इसलिए कि जो एग्रीमेंट्स हैं वो हुकूमत पाकिस्तान ने साइन किए। अब हुकूमत चाहे कोई भी, आपको तो पता है हुकूमत जब साइन करती है तो वो एक पाकिस्तान की जो स्टेट है उसका ये दस्तखत हैं उस पर। तो एकदम से जबकि 75 कोई आईपीपीज हैं और उसमें चाइनीज आईपीपीज भी शामिल हैं। अब चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बहुत अहम है। हम एक तरफा तौर पे तो एकदम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन इसको एक एज अ प्रायोरिटी जो है हमें इसको एक प्लान हमें देना चाहिए था चाइनीज को कि जी हमारा ये प्लान है। हमने ये कुछ नहीं किया है। हम ये भी नहीं करना चाहते कि जी आप उनसे बात करें कि भाई इसमें कुछ टर्म्स में आप एक्सटेंशन कर दें। इसमें कुछ सुनने में आया था, उड़ती उड़ती आई थी कि जो तकरीबन $15.5 बिलियन जो चाइनीज डेट है हम उसकी बात कर रहे हैं, उसको रीनेगोशिएट करने की या रीप्रोफाइल करने की। लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि जी हम तो चाइना इसलिए गए ही नहीं थे, हमारा तो मकसद टेक्नोलॉजी था या कुछ और था। तो फिर हो क्या रहा है? इस पे आप लोगों को एतमाद में लें, इसलिए कि ये जो मुआहदे हैं उसकी वजह से इस साल तकरीबन जो मैंने एस्टिमेट देखा 2100 अरब रुपए हमने दिए हैं, और अगले साल तो और भी ज्यादा बड़ी रकम देंगे। तो जब इतनी बड़ी रकमात दी जा रही हैं तो ये हुकूमत का फर्ज बनता है कि वो उसके बारे में मुकम्मल ट्रांसपेरेंट हो और बताएं। और बल्कि यूसुफ साहब, एक्सेस जब हमें बताया जाता था एक्सेस कैपेसिटी ऑफ एनर्जी जो है वो इंस्टॉल है, उसके बावजूद भी बलूचिस्तान है या खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है उसमें लोड शेडिंग की सिचुएशन सामने आना, ये बड़ी परेशान कुन बात है। बट थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका यूसुफ नजर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन के। हम बात करते हैं माहिर माशियात यूसुफ नजर साहब से, जिन्होंने कहा कि हुकूमत बजट भी प्रेजेंट करके ऐसा लगता है कंफ्यूजन की शिकार है, कंफ्यूज्ड है। डिजिटाइज करने की बात की जाती है लेकिन ऑलरेडी तमाम डेटा एफबीआर के पास, नादरा के पास मौजूद है। सो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। नजर यही आता है कि विल नहीं है स्टेटस को चेंज करने के लिए, लिहाजा तमाम हरबे आजमाए जा रहे हैं और तमाम इस किस्म की बातें की जा रही हैं कि हम एक्सपेंडिचर कम कर देंगे, हम मिनिस्ट्रीज को डिसॉल्व कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली नजर नहीं आ रहा कुछ होता हुआ। रिफॉर्म्स की कोई बात नहीं की जा रही। प्रोग्राम की टीम अलीना शिकी को इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।